2.1 Generally Accepted Accounting Principles. In order to maintain uniformity and consistency in accounting records, certain rules or principles have been developed which are generally accepted by accounting profession. तो क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो यूनिफॉर्म वे में रहे, कंसिस्टेंट वे में रहे, इसीलिए हमने कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं, बनाए हैं, जिसकी वजह से हम जो कि अकाउंटिंग प्रोफेशन में यूज़ किए जाते हैं और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यूनिफॉर्म वे में और कंसिस्टेंट वे में रखते हैं. इन रूल्स को हम दीज रूल्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स सच एज प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, पोस्टुलेट्स, एजम्पशन एंड मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स. और इन रूल्स को हम काफ़ी सारे नामों में जानते हैं, जैसे कि हो गया प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, पोस्टुलेट्स, एजम्पशंस और या फिर मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स. अब इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. द टर्म प्रिंसिपल हैज़ बीन डिफाइंड बाय AICPA. जो प्रिंसिपल टर्म है, एक जो प्रिंसिपल शब्द है उसका उसकी उसकी परिभाषा जो है वो AICPA द्वारा दी गई है. वो क्या है? अ जनरल लॉ और रूल अडॉप्टेड और प्रोफेस्ड एज अ गाइड टू एक्शन, अ सेटल ग्राउंड और बेसिस फॉर कंडक्ट, बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस. तो जो प्रिंसिपल होता है वो एक जनरल लॉ होता है, जो कि सभी पर लागू किया हुआ रूल रहता है, नियम रहता है, जो कि लोगों को गाइड करता है कुछ भी काम करने के लिए, और उन लोगों को उसे फॉलो करना रहता है जनरल मैनर में. हमेशा ही अकाउंटिंग में उसे फॉलो करना रहता है. फिर द वर्ड जनरली मीन्स इन अ जनरल मैनर. अब जो जनरली शब्द इसमें जो आया है उसका क्या मतलब है? जनरल मैनर में, मतलब रोज के काम में, रोजमर्रा के काम में यूज होता है. फिर आई प्रिटेनिंग टू मैनी पर्सन्स और केसेस और ओकेजन. और ये जो वर्ड है, जो प्रिंसिपल है, वो कई जगह लागू होती हैं. एक इंसान पर भी लागू हो सकती है, एक केस पर भी लागू हो सकती है, या फिर कोई ओकेजन या फिर इवेंट पर भी लागू हो सकती है. दस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. तो अब जो ये टॉपिक का नाम है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसका क्या मतलब है? GAAP, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, रिफर्स टू द रूल्स और गाइडलाइंस अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. ये क्या होता है? जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं वो रूल्स और गाइडलाइंस होती हैं जो कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अडॉप्ट की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं, ताकि जो इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन है वो यूनिफॉर्म वे में आ जाए, प्रिपेयर्ड वे में रहे और अच्छे से प्रेजेंट किया जा सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल इज टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट विच इज वेरीफाइबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंट सच एज कैश रिसिप्ट फॉर द मनी पेड. तो इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल ये होगा कि हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको हम हिस्टोरिकल बेसिस पर, हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से करते हैं. मान लीजिए कि आज डेयरी मिल्क चॉकलेट 10 रुपये वाला कल 15 रुपये का हो गया. ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हो जाएगा? 10 रुपये. और प्रेजेंट कॉस्ट क्या हो जाएगा? 15 रुपये. ठीक है, मतलब कि बाद में जो होगा वो अभी अगर हो जाए और पहले शुरू से 10 रुपये में मिल रहा है, तो प्रेजेंट कॉस्ट क्या हो गया? 15 रुपीज़. और पहले का हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हो गया? 10 रुपीज़. फिर और क्योंकि हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं हमेशा ही कैश रिसिप्ट में या फिर जब हम मनी पे करते हैं तब, दिस ब्रिंग इन ऑब्जेक्टिविटी इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मेक्स द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स मोर एक्सेप्टेबल टू वेरियस यूज़र. और इसी वजह से हिस्टोरिकल बेसिस पर जब हम कुछ भी लिखते हैं तो ये एक ऑब्जेक्टिविटी ले आती है जो कि बदली नहीं जा सकती. मतलब अगर पहले 10 रुपये का मिलता था तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि पहले 15 रुपये का मिलता था. पहले 10 रुपये का ही मिलेगा, वो चेंज हो ही नहीं सकता. तो इसकी वजह से ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है रिकॉर्डिंग के प्रोसेस में, जिसकी वजह से काफ़ी सारे यूज़र्स उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर पाते हैं, सही ढंग से समझ पाते हैं. फिर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स have involved over a long period of time have evolved over a long period of time on the basis of past experience, usage or customs statements by individuals and professional bodies and regulations
by government agencies and have general acceptability among most accounting professionals. तो जो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है वो काफ़ी सालों में बहुत ही बदल चुका है। अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस और अभी के टाइम के अकाउंटिंग को देखें तो काफ़ी अंतर है उसके यूजेज में भी और उसके कस्टम्स में भी, उसके स्टेटमेंट में भी, और उसकी जो प्रोफेशनल जो बॉडी होती है कि अकाउंटिंग ऐसे रिकॉर्ड किया जाएगा और पहले कैसे रिकॉर्ड किया जाता था, उसमें काफ़ी अंतर है। और हाउएवर द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर नॉट स्टैटिक इन नेचर. These are constantly influenced by changes in the legal, social and economic environment as well as the needs of the user. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल होता है वो स्टैटिक नहीं है, वो एक जैसा हमेशा नहीं रहता, वो हमेशा ही बदलता रहता है काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से। जैसे कि लीगली गवर्नमेंट में अगर कुछ चेंजेस आएंगे अकाउंटिंग के लिए तो तब वो चेंज होगा। फिर सोशल बेसिस पर भी अकाउंटिंग में चेंज आता है। फिर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में भी काफ़ी मान लीजिए अगर इंडिया की जीडीपी घट गई तो हो सकता है अकाउंटिंग में कुछ चेंजेस लाए जाएंगे ताकि जीडीपी बढ़ जाए। फिर जो कस्टमर्स होते हैं, उन यूज़र्स होते हैं, उनकी नीड्स पर भी डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए मेरे को डेयरी मिल्क चॉकलेट खानी है 10 रुपए वाली, अब मुझे 10 रुपए में अगर कोई प्रोवाइड करेगा ही नहीं और मान लीजिए मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें 10 रुपए वाली ही डेयरी मिल्क खानी है, वो उससे महंगी अफोर्ड कर ही नहीं सकते, तो अब वो 10 रुपए की डेयरी मिल्क मिल ही नहीं रही है तो कोई खरीदेगा ही नहीं, और अगर कोई खरीदेगा ही नहीं तो कंपनी का तो नुकसान हो जाएगा ना। इसीलिए कंपनी को सस्ते दाम पर डेयरी मिल्क बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी बेसिस पर जो भी नेचर रहता है अकाउंटिंग का वो हमेशा ही चेंज होता रहता है। दिस प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो रिफर्ड एज कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। और ये जो प्रिंसिपल है वो कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस से भी बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से बिलोंग करता है। द टर्म कॉन्सेप्ट रिफर्स टू द नेसेसरी एजम्पशन एंड आइडियाज विच आर फंडामेंटल टू अकाउंटिंग प्रैक्टिस। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो एक ऐसा ज़रूरी एजम्पशन रहता है, ऐसी ज़रूरी सोच रहती है, आइडिया रहता है जो कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस में होना ही चाहिए। एंड द टर्म कन्वेंशन कॉनोट्स customs or traditions as a guide to the preparation of accounting statements। और कन्वेंशन क्या होता है, वो एक ऐसा कस्टम रहता है या ट्रेडिशन रहता है जो कि हमेशा ही फॉलो किया जाता है, एक गाइड की तरह वो रहता है, हमेशा ही साथ रहता है अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में। मतलब उस कस्टम के बिना अकाउंटिंग स्टेटमेंट अगर आप प्रिपेयर करोगे तो वो अधूरी मानी जाएगी, वो पूरी नहीं कही जाएगी। फिर इन प्रैक्टिस द सेम रूल्स और गाइडलाइंस हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय वन अनदर एज अ कॉन्सेप्ट, बाय अनदर एज अ पोस्टुलेट एंड स्टिल बाय अनदर एज कन्वेंशन। तो ये जो चेंजेस आते रहते हैं, जो भी प्रिंसिपल रहता है, वो काफ़ी सारे ऑथर द्वारा कई ऑथर उसे कॉन्सेप्ट की तरह लेकर डिस्क्राइब करते हैं, कई लोग उसे पोस्टुलेट की तरह लेकर डिस्क्राइब करते हैं, और उसी चीज़ को मतलब एक ही चीज़ को दूसरा ऑथर कन्वेंशन की तरह लेके डिस्क्राइब करते हैं। मतलब एक ही चीज़ को आप पोस्टुलेट भी ले सकते हो, कॉन्सेप्ट भी ले सकते हो और कन्वेंशन भी ले सकते हो। फिर this at times becomes confusing to the leaders, to the learners। और इसी वजह से कई बार जो लर्नर होते हैं अकाउंटिंग के, जैसे हम हैं, है ना, तो उनके लिए ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हम इसे पोस्टुलेट पढ़ें कि कॉन्सेप्ट पढ़ें कि प्रिंसिपल पढ़ें कि कन्वेंशन पढ़ें। फिर इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द semantics of this term, it is important to concentrate on the practicability of their uses। अब जो ये वर्ड्स हैं इस पे हम गहराई से ना जाकर, इसको ये बारे में अच्छे से ना पढ़कर, अगर हम उसके प्रैक्टिस में ज़्यादा ध्यान दें, मतलब उसको फॉलो करने पे ज़्यादा ध्यान लगाएं, तो हम उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, है ना।
From the practicability viewpoint, it is observed that the various terms such as principles, postulates, conventions, modifying principles, assumption, etc. अब इन्हीं प्रैक्टिस को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम ऑब्जर्व करें इन सभी टर्म्स को, जो कि प्रिंसिपल, पॉस्टुलेट, कन्वेंशन, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल, एजम्पशन है, ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स रहते हैं, तो इन सभी को अगर हम लें और इसके मद्देनज़र प्रैक्टिस को के मद्देनज़र हम इन सब वर्ड्स को अगर हम देखें तो क्या होगा, हैव बीन यूज्ड इंटरचेंजेबली एंड एज रिफर टू अ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इन द प्रेजेंट चैप्टर। तो अगर हम प्रैक्टिस बेसिस को बेस लेकर उसको मद्देनज़र रखते हुए इन सभी वर्ड्स को पढ़ेंगे तो ये इंटरचेंजेबली वो काफ़ी आसानी से हमें उसमें चेंजेस नज़र आएंगे, और इसी चेंजेस को हम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो कि हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।